आता हूं मैं बताने के लिए, हमारी महिलाओं को, माताओं को क्षमा चाहता हूं, उदाहरण दे करके बताऊंगा नामधारी का क्या अर्थ होता है। गांव का रहने वाला हूं, गांव का उदाहरण देता हूं। गांव में शादी होती है तो आदमी कहता है ये कौन है, तो कहता है ये मेरी शादीशुदा बीवी है। आदमी क्या कहता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। फिर दूसरा आदमी कहता है ये कौन है, ऐसी रखी हुई है। ये कौन है, ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी कौन है, ये ऐसे ही रखा हुआ है ब्राह्मणों के द्वारा प्रधानमंत्री। देखा, उदाहरण दिया तो समझ में आया। उदाहरण दिया देहात का तब न समझ में आया। तो बुड़बक से बुड़बक आदमी को भी समझ में आना चाहिए। बुड़बक समझते हो ना, आपके इलाके का शब्द है, हमारे इलाके का नहीं है। समझ में आना ज्यादा जरूरी है, बोलने से ज्यादा समझ में आना जरूरी है। तो ये जो रखा हुआ प्रधानमंत्री है, इसका आपको सबूत देता हूं। पिछड़े वर्ग का है, ऐसा कहता है कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं। पिछड़े वर्ग के जाति आधारित गिनती के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, नहीं करूंगा। अरे पिछड़े वर्ग का यार, पिछड़े ही वर्ग के विरोध में काम कर रहा है, ये तो स्वाभाविक नहीं हो सकता, अस्वाभाविक है। फिर क्यों किया? मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्या नरेंद्र मोदी गधा है? उदाहरण देता समझने के लिए। गधे से गधा आदमी ढूंढो, ऐसा होता नहीं है मगर उदाहरण है। गधे से गधा ढूंढो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो, दे दिया, फिर कहो ये कुल्हाड़ी से तुम्हारे शरीर का बायां पैर काटो। तो गधा आदमी, गधे से गधा आदमी क्या कहता है? गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं। गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं हो कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट दूं। तो गधे से गधे आदमी को जो बात समझ में आती है, नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आती है। इस वजह से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। ऐसे कहा जा सकता है? ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आरएसएस ने हलफनामा तैयार किया और इस नालायक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। तो इससे सिद्ध होता है नरेंद्र मोदी आरएसएस का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। हो गया, उदाहरण से सिद्ध हो गया। प्रधानमंत्री का नाम लेकर हम कह रहे हैं, विचारधारा की बात कह रहे हैं। हमारी कोई नरेंद्र मोदी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है कि नरेंद्र मोदी की खेती हमारे खेती से लगी हुई है, नहीं है। नरेंद्र मोदी के ढोर डंगर हमारे खेती में आके चरते हैं और हमारी फसल का नुकसान करते हैं, और हमारे ढोर डंगर नरेंद्र मोदी के खेती में जाके चरते हैं और उनके फसल का नुकसान करते हैं। इस वजह से हमारा नरेंद्र मोदी से झगड़ा है। ऐसा कोनो झगड़ा नहीं, कोनो झगड़ा नहीं। आपके इलाके की ना है भाषा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। फिर झगड़ा काहे का है? झगड़ा सिद्धांत का है। झगड़ा सिद्धांत का है कि तुम नाम हमारे बैकवर्ड का लेते हो, काम बैकवर्ड के विरोध में करते हो, ये हमारा झगड़ा है। इस झगड़े के लिए ये सारी लड़ाई हो रही है, इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता है? विकास 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 विकास।
हम गांव में गए और गांव के चाचा को, बुजुर्ग को पूछा, चाचा विकास को जानते हो? जानते हैं। क्यों नहीं जानते? जरूर जानते हैं। बताओ। कि हमारे गांव में नारायण है, नारायण के बेटे का नाम विकास है। तो हमने चाचा को कहा, चाचा मैं नारायण के बेटा के विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नरेंद्र मोदी जो है ना, वो जो विकास की बात कर रहा है उसके विकास की बात कर रहा हूं। तो कहा मैं जवान था तो आंखों से ज्यादा दिखाई देता था, अब बुढ़ाहू हो गया हूं, इस इलाके में बुढ़ाहू हो गया हूं तो अब थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देता है। न साला जवानी में विकास दिखाई दिया, न बुढ़ापे में कोई साला विकास दिखाई देता है। कोनो विकास है ही नहीं है। तो ये परिस्थिति जो है, आज भी हम गांव में जाते हैं तो गांव में 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जाना मुश्किल है। गांव में गाड़ी 4 व्हीलर ले जाना मुश्किल है, कोई रोड ही नहीं है। काशीराम जी जब गांव में जाते थे, जब उनको मालूम हुआ कि साला 4 व्हीलर गाड़ी जा ही नहीं सकती, तो काशीराम जी ने 6 महीने वाली सरकार में पत्थरों के रोड बनवाए कि कम से कम इतना होना चाहिए कि गांव के लोगों को बरसात में अरे चलने लायक तो जगह हो। अनुभव से बात कहता हूं आप लोगों को। तो ये जो विकास की बात नरेंद्र मोदी कहता है, ये बात साथियों समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने उत्तर प्रदेश में 13 एयरपोर्ट बनवाए। एयरपोर्ट, जब आपको बस पकड़ना है तो रोडवेज के स्टैंड पर जाना पड़ता है, अब जब रेल पकड़ना है तो रेलवे स्टैंड पर जाना पड़ता है, जब विमान पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ता है। यहां पर कोई आदमी ऐसा है भाई जो फ्लाइट में बैठा है? कोई है? कोई है नहीं। कोई आदमी बैठा नहीं है, ना कोई बैठने के बारे में सोचता है। तो हमारा विमान के साथ क्या संबंध है? तो बताता हूं विमान के साथ क्या संबंध है। जब एयरपोर्ट से विमान उड़ता है और गांव के ऊपर आता है तो जोरदार आवाज होती है और गांव वालों को पता चलता है कि विमान आया है। तो चूल्हे के पास हमारा आदमी सेकता हुआ रहता है ठंडी में, तो जोरदार से दौड़ते हुए आंगन में आता है और आंगन में आकर क्या करता है? अरे विमान जा रहा है, अरे विमान जा रहा है। बस इतना ही हमारे लोगों का विमान के साथ संबंध है। अरे इतना ही संबंध है तो नरेंद्र जी, मोदी जी साले चाटे तुम्हारा एयरपोर्ट चाट ले, क्या उपयोग है हमारे गरीब के लिए? कोई उपयोग है? फिर कहता है कि उत्तर प्रदेश में 1 लेन रोड था, 2 लेन बनाया, 2 लेन था 4 लेन बनाया, 4 लेन था 6 लेन बनाया, 6 लेन का 8 लेन बनाया। बनाया तो सही है, बात तो सही है, मानना पड़ेगा ना भाई, जो सही है मानना। बनाया, मगर लिखा हुआ है एक्सप्रेस हाईवे रोड पर लिखा है इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते। कोई गरीब गुरबा मजलूम आदमी पैदल बिल्कुल भी नहीं चल सकता। साली चाटे तुम्हारा एक्सप्रेस हाईवे रोड। क्या करे? क्या कर ले? क्या करना है तुम्हारे एक्सप्रेस हाईवे रोड का? है? ये है नरेंद्र मोदी के विकास का एजेंडा। साथियों, हमें गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। रोटी, कपड़ा और मकान का तो आपने पहले नाम सुना होगा, मगर मैं जो बात कह रहा हूं वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान
इज्जत से, ये नई बात है, इज्जत से नई बात। ये क्या है? इज्जत से नई बात क्या है? हमें 5 किलो अनाज दिया जा रहा है मुफ्त का, तो हमें मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, इससे हराम का खून बनेगा। एक पुरानी फिल्म है अमरीश पुरी की, हमारे किरण चौधरी ने अच्छा उदाहरण दिया था। वो गांव में जाता है और लोगों कहता कि साल भर आपको मुफ्त में अन्न मिलेगा, तो उसका चमचा रहता है अमरीश पुरी का, शायद असरानी वगैरह रहता वो कहता है कि सरकार इनसे कागज पर अंगूठे ले लिए जाए अनाज के बदले में। तो अमरीश पुरी कहता है नहीं नहीं, अभी अंगूठे लेने की जरूरत नहीं है, पहले इनको हराम का खाने की आदत पड़ने दो। जब इनको हराम का खाने की आदत पड़ेगी तो मेरे घर में खुद ही आएंगे, मुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी जो है ये मुफ्त का 5 किलो देकर हम लोगों का खून हराम का खून बनाना चाहता है। हजारों सालों से हमारे लोगों ने मेहनत मशक्कत पसीना बहाकर अपने परिवार की रोटी कमाई, खिलाई, इज्जत मान सम्मान का खून बनाया और सम्मान से जीने का काम किया। हमें तुम्हारे मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री कार्यालय में 5 किलो अनाज देने की चर्चा चल रही थी, तो नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कहा कि 5 किलो अनाज के साथ 1 किलो नमक भी दिया जाए। तो अधिकारियों ने कहा सर, पहले खर्चा बहुत बढ़ रहा है, 1 किलो नमक देने से खर्चा और बढ़ जाएगा, सरकार को टैक्स कम मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कहा कि 5 किलो गेहूं देने से वोट नहीं मिलेगा, 1 किलो नमक देने से वोट मिलेगा। तो अधिकारियों ने पूछा 1 किलो नमक देने से वोट कैसे मिलेगा? कहा कि तुम जानती नहीं हो, मैं घिसड़ी जाति का हूं, कोलू का बैल घुमाकर हम गांव में तेल निकालते थे, उस जाति का हूं। बैकवर्ड ही नहीं हूं, मोस्ट बैकवर्ड हूं। बैकवर्ड ही नहीं हूं, मोस्ट बैकवर्ड हूं, गरीब का आदमी हूं। तो मैं जानता हूं कि एक गरीब क्या होता है, तुम नहीं जानते हो। गरीब क्या होता है तुम नहीं जानते हो। जब 1 किलो नमक दिया जाएगा और 1 किलो नमक हमारा गरीब आदमी खाएगा ना, तो जानते हो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, नमक हराम नहीं हो सकता, नमक हलाल जरूर होगा। गरीब स्वाभिमानी होता है अधिकारी महोदय, गरीब स्वाभिमानी होता है, वो मुफ्त का कुछ खाना नहीं चाहता है और बदले में वोट देकर बोलता फिट्टम फाट, मोदी ने नमक दिया, मैंने वोट दिया, फिट्टम फाट, मामला खत्म हो गया है। तो नरेंद्र मोदी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है नमक देकर, ये मेरा कहना है। 1 किलो नमक देकर नरेंद्र मोदी आम आदमी के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहा है। जो आदमी हमारे साथ धोखाधड़ी करे उसके साथ हमें भी धोखाधड़ी करनी चाहिए। धोखाधड़ी करना अच्छी बात नहीं है, मगर मैं धोखाधड़ी करने के लिए क्यों कह रहा हूं? जो हमसे धोखाधड़ी करेगा उससे हमें भी धोखाधड़ी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे बराबरी होगी। जो हमसे धोखा करेगा हम उससे धोखा करेंगे, बराबरी होगी। तो अगले चुनाव में नेता लोग कहेंगे
अरे भाई अब लोग बराबरी में आ गए, अब धोखाधड़ी नहीं हो सकती, अब लोग जो है ना बराबरी में आ गए हैं। ये बात ध्यान रखना, आप गाढ़ बांध लेना दिमाग में। तो बात जो मैं समझा रहा हूं एक कुछ समझदारी की बातें हैं, जिंदगी भर के काम में आएगी। अरे घी तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, ये जो समझदारी की बातें हैं ये जिंदगी भर काम में आएगी। इसलिए बता रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा 6.5 लाख गांव है, 75 साल हो गए आजादी को, 2.5 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। सरकार का आंकड़ा है 2.5 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। प्रधानमंत्रियों को शर्म लगनी चाहिए। 75 साल हो गए, चाइना हमारे बराबरी में आजाद हो गया, वो अमेरिका के बराबरी में आ गया, अमेरिका के बराबरी में आ गया। और हम लोग अभी भी साले कटोरा लेकर विदेश में जाते हैं, मानते हैं। और हम लोग पैसे की कोई कमी नहीं है, 38 लाख करोड़ रुपए का बजट है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 38 लाख करोड़ कितना होता है? हमारे लोगों को बात समझ में नहीं आती है कितना होता है। हमारे लोगों की औकात लाख भर की होती है, करोड़ कितना है पता नहीं होता। 38 लाख करोड़। प्रोफेसर को पूछा, प्रोफेसर साहब, मैथ का प्रोफेसर, गणित का प्रोफेसर को पूछा, प्रोफेसर साहब एक कागज पर शून्य लगाकर बताओ तो कितना होता है। तो प्रोफेसर ने कलम उठाने के बजाय हाथ में क्या किया, माथा। अरे पता नहीं साला कितना शून्य लगाना होगा। इतना पैसा भारत सरकार के पास आता है। अरे राज्य का टैक्स अलग, कारपोरेशन का टैक्स अलग, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का टैक्स अलग। इतना पैसा आता है, पैसे की कोनो कमी नहीं है। मगर इसके बावजूद भी कोई प्रधानमंत्री ने गरीब के विकास की कोई योजना नहीं बनाई। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने गरीब के विकास की एक भी योजना नहीं बनाई, ऐसे प्रधानमंत्रियों को मैं नालायकी का सर्टिफिकेट देता हूं कि सारे प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबों के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई, उसको नालायकी का सर्टिफिकेट बहाल करता। तो सभा सम्मेलन में एक आदमी ने पूछा, मेश्राम जी आपके जैसे बड़े आदमी के मुंह में गाली शोभा नहीं देती है। तो हमने कहा कि देखो हम गाली नहीं दे रहे। गरीब आदमी ने नरेंद्र मोदी को, बैकवर्ड को, चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया, लायक बनाया। देखा, गरीब आदमी ने चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री बनाया, लायक बनाया। लायक बनाने के बाद भी नरेंद्र मोदी गरीब के लिए कोई विकास की योजना नहीं बना पाया। तो सिद्ध हो गया कि वो ना अधिक लायक है, यानी लायक नहीं है। ये सिद्ध हो गया है। हम ये कह रहे हैं, हमने उनको ये कहा कि हाँ ये अगर ऐसा है तो ठीक है, हम गाली नहीं दे रहे, हम कह रहे ये बात हम कह रहे। तो साथियों, ये जो बात है, ये बात हम आपको समझा रहे हैं कि देश के अंदर 2.5 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं स्कूलों में, दूसरे गांव में। तो नरेंद्र मोदी, योगी, मायावती, अखिलेश यादव ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया?
कि इन बच्चों को भविष्य में पैदल चलना नहीं होगा, इनको रोडवेज में फ्री में बैठने को मिलेगा। तो हमने सोशल मीडिया के हमारे लोगों को वहां भेजा, गांव में, स्कूल में, बच्चों को पूछा, बच्चों ये निर्णय किया नेता लोगों ने, मोदी ने, योगी ने, मायावती ने, अखिलेश ने निर्णय किया, तो कैसा लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया निर्णय है, बहुत बढ़िया निर्णय है। मगर पत्रकारों को लगा साला मगर में ही तो खबर है, तो पीछे लग गए बच्चे कि मगर क्या। तो बच्चों ने कहा हमारे गांव में रोडवे नहीं है, तो रोडवेज कहां से होगा? रोडवे नहीं है, रोडवेज कहां से होगा? रोड होगा तो रोडवेज होगा, रोडवे नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? अब जब रोडवेज ही नहीं है तो फ्री में कहां से बैठेंगे? तो ये जो नेता लोग हैं, प्रोपेगेंडा प्रचार करने के लिए झूठे फैसले लेते हैं, ये झूठे फैसले लेने वाले नेता लोग हैं, इन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। जब मैंने प्रधानमंत्रियों को नालायकी का सर्टिफिकेट दिया तो एक आदमी ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो आप गरीब के लिए क्या योजना बनाओगे? कि हमने कहा हमको तो प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमारे समाज को शासक वर्ग बनाना है, हमें नहीं बनना है, हमारे समाज को शासक वर्ग बनाना है। और नहीं, उसने कहा कि मैं उदाहरण के लिए पूछ रहा हूं कि अगर मौका मिल गया आपको और बन गए तो गरीब के लिए क्या योजना बनाए? आप बता सकते हैं, भाषण करना बड़ा आसान है। वो कह रहा है चलो ठीक है बता देता कि गरीब के लिए कैसे योजना बनाए। देखिए महिलाओं को भी सुनो, जब हमको मौका मिलेगा तो हम लोग गरीब का, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उसके लिए योजना बनाएंगे कि हर महीने उनके अकाउंट में 11,000 रुपया डाला जाएगा। अकाउंट महिला के नाम पर होगा, परिवार 5 लोगों का माना जाएगा, परिवार का मुखिया महिला को माना जाएगा। अच्छा, महिला को क्यों माना जाएगा, आदमी को क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आदमी को अगर मान लो मुखिया मान लिया और 11,000 दे दिया तो वो क्या करेगा? पौवा पीकर सौवा हो जाएगा, पौवा पीकर सौवा हो जाएगा। इसलिए हमारा भरोसा महिलाओं पर है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे माँ का तजर्बा है, हमारे माँ का अनुभव है, माँ का अनुभव है, तजर्बा है कि वो कैसा परिवार का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। कभी कभी भूखा रहती है मगर अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं देती है। माँ जो है हमने देखा है, तो इससे कह रहा हूं, उदाहरण के साथ बता रहा हूं, अनुभव के साथ बता रहा हूं कि महिला को मुखिया बनाया जाएगा, बैंक से ही उनको पैसा निकालने का भी अधिकार होगा। परिणामता क्या होगा? दूसरे ही दिन बच्चे स्कूल में जाना शुरू हो जाएंगे, दरिद्रता दूसरे दिन खत्म हो जाएगी, बच्चा 10 साल में मैट्रिक हो जाएगा, 12 साल में 12वीं पास, इंटर हो जाएगा और 15 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा। ग्रेजुएट होते ही 50,000 कमाना शुरू करेगा, 50,000 मिलते ही 11,000 बंद, फिर किसी दूसरे गरीब को दिया जाएगा। पैसे की कोई कमी नहीं। ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। विदेश में कोई आदमी बेरोजगार होता है तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, कहता है मैं बेरोजगार हूं, अधिकारी कहते हैं अकाउंट नंबर है, लिखो, लिखता आता है। वो घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार भत्ता चला जाता है।
आप बोलेंगे अरे क्या फेंक रहे हो भाई, इतना कैसे हो सकता है? अरे टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर में बटन दबाते ही अकाउंट में पैसा जाता है, ये टेक्नोलॉजी है। ऐसा हो सकता है अमेरिका में, यूरोप में हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसलिए साथियों, आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। आखिरी बात क्या है कि हमारे लोग गांव में बड़ा हॉस्पिटल नहीं चाहते हैं, मगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, प्राथमिक आरोग्य केंद्र होना चाहिए। नहीं होने से क्या होता है, महिलाएं सुन लो, अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना हो, बच्चा पैदा करने के दौरान गांव में महिलाएं मर जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, बच्चा पैदा करने के दौरान मरने का रेट भारत में सबसे ज्यादा है, पहले नंबर पे दुनिया में। तो इसलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां है वहां डॉक्टर बैठता नहीं है। डॉक्टर तो छोड़ो, कंपाउंडर नहीं बैठता है। और जब 2-3 महीने तक कंपाउंडर भी नहीं आता है, तो गांव के कुत्ते मिलकर फैसला कर लेते हैं कि ये घर शायद अपने लिए बनाया हुआ है, और कुत्ते वहां जाकर रहना शुरू कर देते हैं। देखी हुई बात बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा। तो इसलिए साथियों, अब आखिरी बात देखो, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने तो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित किए 2.5 साल। ये परवेंद्र प्रताप, ये आगरा का शेड्यूल कास्ट का, ये पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा आदमी है, ये 40 साल की उम्र का, तो इसको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया है शेड्यूल कास्ट का। दूसरा है ये फेटे वाला आदमी, ये अब काला कर दिया है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का निषेध करने के लिए काला लगाया है। ये सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, ये वहां दिल्ली के बॉर्डर पर कानून पीछे लेने की लड़ाई में शामिल थे, और नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया कानून पीछे लेने के लिए। वो किसान नेता, ओबीसी के, कुर्मी जाति के और राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतनी सारी विशेषता है, और लड़ाकू और ओरिजिनल किसान। देखो मीशी देख लो तो पता चलेगा ओरिजिनल किसान है, नकली किसान नहीं है, हल चलाने वाला किसान है, ओरिजिनल किसान है। किसी राजनीतिक दल ने किसी मुख्यमंत्री, किसी किसान को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। ये पहला संगठन है जिसने किसान को मुख्यमंत्री का पद दिया है, लड़ाकू। इसलिए पंजाब के सरदारों ने इनको पद भी दिया, सरदार। एक सरदार तो वल्लभ भाई पटेल हो गए गांधी जी के, अब दूसरे अंबेडकर के सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा जी। अब 2-2 सरदार हो गए हैं, अभी हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये 2 उप मुख्यमंत्री हो गए हैं 2.5 साल। अब दूसरा 5 उप मुख्यमंत्री। पहला उप मुख्यमंत्री है, यह है मेहरबान अली। मेहरबान अली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम है। ओवैसी साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने पूछा, आप अखिलेश को डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हो, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा, काहे को मांग रहे हो, हम खुद ही दे देते हैं। तो मेहरबान अली को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया। मुस्लिम समाज 20% है यूपी में, हिस्सेदारी उसको भी होना चाहिए। दूसरा मुख्यमंत्री पद का डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद, रघुनंदन जी, ये जब बंदूक लेकर लखनऊ आए, हमने पूछा ये बंदूक काहे के लिए लाए? तो दूसरे कार्यकर्ता ने हमारे कान में कहा, ये फूलन देवी के रिश्तेदार है। तो हम समझ गए कि बंदूक क्यों लाए।
तो हमने फिर नहीं पूछा, बंदूक होना चाहिए। हमें समझ में आ गया ये सही है। तभी हमारे दिमाग में फोटो छप गया इनका, क्योंकि हम नागवंशी है। नाग जो है फोटो निकालता है आदमी का। इनको डिप्टी सीएम जरूर बनाया जाना चाहिए, और इनका नंबर डिप्टी सीएम में लग गया। ठीक है। तीसरा, डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी, खड़े हो जाइए। आजमगढ़ के डॉक्टर साहब, ये झोला छाप डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर है, झोला छाप नहीं है। तीसरा, एमबीसी का उप मुख्यमंत्री। चौथा, राम अजोर सरोज, ये पास ही जाती है शेड्यूल कास्ट की, इधर आपके इलाके में, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो इनका ये काशीराम जी के समय से लगे हुए हैं और मिशन को कभी छोड़ा नहीं, तो इनको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया। चौथा, उप मुख्यमंत्री। पांचवा, दिनेश लोधी, सारे समाज के लोगों को। दिनेश लोधी बुंदेलखंड के हैं। हम जब यूपी आए तो बुंदेलखंड गए तो देखा वहां की महिलाओं को 3-3, 5-5 किलोमीटर तक पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है। हमें बड़ी हैरानी हुई, जिस प्रदेश से गंगा बहती है, बारमासी नदी बहती है, उस प्रदेश की महिलाओं को 3-3, 5-5 किलोमीटर तक पीने के पानी के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। बड़ी शर्म की बात है। तो हमने बुंदेलखंड के दिनेश लोधी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया और कहा कि यदि सरकार बनी तो कानपुर में गंगा आती है, कानपुर से एक नहर बुंदेलखंड लेके जाओ, पैसा मंजूर कर दिया जाएगा, और नहर जाएगी बुंदेलखंड में तो सारा बुंदेलखंड पानी से छलछला जाएगा, और जो गांव के कुएं हैं वो पानी के लेवल से भर जाएंगे। तो महिलाओं को अपने घर के बाहर 3 किलोमीटर नहीं, घर के बाहर ही पानी मिलेगा। तो इस तरह से पूरे लोगों को, समाज के लोगों को हिस्सेदारी, भागीदारी दी जा चुकी है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा। और 50 मुद्दे का ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला गया है। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर किसी राजनीतिक दल ने स्टैम्प पेपर पर कोई वादा नहीं किया। जितना वादा राजनीतिक दल करते हैं वो तोड़ने के लिए करते हैं, और केवल अखबार में छापते हैं। उनके ऑफिस में जाओ कि आपका वादा वाला किताब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, देते भी नहीं लोगों। हम तो लोगों में करोड़ों की संख्या में बंटवा रहे हैं, और ये स्टैम्प पेपर पर क्यों लिखवा रहे हैं? यदि वादा तोड़ दिया तो आप लोगों को मुकदमा करने का अधिकार होगा, जेल में भेजने का अधिकार होगा। है किसी पार्टी की औकात? किसी पार्टी की कोई औकात नहीं है। इसलिए औकात वाली पार्टी है, औकात वाले लोग हैं। इन लोगों को वोट दो तो तुम्हारी लड़ाई मैं मैदान में लड़ता रहूंगा, और ये लोग विधानसभा में तुम्हारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ध्यान रखना, ठीक है? आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और वोट दो, दिलवाओ। वोट दो और लोगों के दिलवाने का काम करो। ऐसा आप करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।